जी डियर स्टूडेंट्स, हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की 4 टाइप्स पढ़ ली थी। तो ये इसकी 5th टाइप है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत ध्यान से सुनना है आपने, क्योंकि इसमें बहुत कुछ क्रिटिकल थिंकिंग है, टेक्निकल बातें हैं इसमें। तो ये आपने ध्यान से सुनना है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन, यानी कि एक एंड जो होगा वो पार्शल पॉजिटिव होगा, पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन होगा ऑफ वन मॉलिक्यूल, एंड और दूसरा क्या होगा, एंड लोन पेयर ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये पीरियोडिक टेबल के सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 4। बाकी सब की इससे कम है। इससे इसके बाद आता है ऑक्सीजन, दैट इज़ 3.5। इसके बाद है नाइट्रोजन, दैट इज़ 3। अच्छा, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, 1 2 3। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, और नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल के पास पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरे मॉलिक्यूल के पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से कोई भी एक एलिमेंट होना चाहिए। तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 20 टाइम्स वीकर होती है कोवलेंट बॉन्ड से, यानी कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स कोवलेंट बॉन्ड से ये 20 टाइम्स वीकर है। और डायपोल डायपोल फोर्सेस से अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो ये 5 to 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है डायपोल डायपोल फोर्सेस से। जी, सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे वाटर की, तो हम इसको समझेंगे वाटर की मदद से। तो ये हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये इस मॉलिक्यूल को मैं सेंट्रल मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहा हूँ। ये मेरे पास मॉलिक्यूल 1 है, दिस इज मॉलिक्यूल 1। ठीक है, ये जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल है। अब इसको चारों तरफ से मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं, इसके इस तरफ भी मॉलिक्यूल है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, यानी कि इसको चारों तरफ से 4 वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं। अब इस वाटर मॉलिक्यूल के पास क्या क्या है, इस वाटर मॉलिक्यूल का ये ऑक्सीजन है, और इस ऑक्सीजन के पास ये 2 लोन पेयर है, एक ये लोन पेयर है और एक ये लोन पेयर है। इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, और इस वाटर मॉलिक्यूल में ये हमारे पास 2 पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, एक ये पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन है और एक ये पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन है। अब ज़रा देखना, अब इस मॉलिक्यूल का, ये मॉलिक्यूल 1 का पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन, एक और मॉलिक्यूल, मैं इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल जो है वो 2 कह देता हूँ। मॉलिक्यूल 1 का पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 का जो ऑक्सीजन है उसके लोन पेयर के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर रहा है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरह मॉलिक्यूल 1 का ये पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल, इसको मैं कह देता हूँ मॉलिक्यूल 3। मॉलिक्यूल 3 के ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर रहा है, तो ये हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये तो हो गए मॉलिक्यूल 1 के दोनों पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन जो है उन्होंने दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर ली। अब अब मैं मॉलिक्यूल 1 का जो ऑक्सीजन है उसके पास भी 2 लोन पेयर हैं, तो अब मैं इन लोन पेयर्स को भी बाकी मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करवाएंगे। इसको मैं कह देता हूँ मॉलिक्यूल नंबर 4 और इसको मैं कह देता हूँ मॉलिक्यूल नंबर 5। तो ये मॉलिक्यूल 1 का जो लोन पेयर है और मॉलिक्यूल 4 का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, इनके दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, सो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह मॉलिक्यूल 1 का अभी एक और है ऑक्सीजन का लोन पेयर,
और मॉलिक्यूल 5 का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, इनके दरमियान ये क्या डेवलप हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल 1 है, इसने टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। जो मेरे पास सेंट्रल मॉलिक्यूल है वाटर का, मॉलिक्यूल 1, इसने टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। लेकिन अगर मैं ओवरऑल रेशो निकालूं तो कितने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स आएंगे एक मॉलिक्यूल के हिस्से में। अच्छा, इस बात को अब आपने अंडरस्टैंड करना है। तो वैसे तो ये जो एक सेंट्रल मॉलिक्यूल है, ये जो सेंट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। ये जो मॉलिक्यूल 1 का जो ऑक्सीजन है, ये टोटल 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच्ड है। कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच्ड है, 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। वो कैसे, दो के साथ ये अटैच्ड है थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, और 2 के साथ ये अटैच्ड है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो ये सेंट्रल वाटर मॉलिक्यूल जो है, ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल रेशो निकालूं तो एक वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। वो कैसे। अच्छा, अगर आप ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको आप इसके हिस्से में लेके आ रहे हो, आप कह रहे हो कि ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये मॉलिक्यूल 1 की कंट्रीब्यूशन है, ये मॉलिक्यूल 1 के हिस्से में आ रहा है। इसी तरह ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी जो है, ये मॉलिक्यूल 1 के हिस्से में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, इसमें दूसरे मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है, उनका लोन पेयर इस्तेमाल हुआ है ना। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाले जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसका मतलब है ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल 4 और मॉलिक्यूल 5 के हिस्से में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल वन के हिस्से में सिर्फ ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहे हैं। तो इसका मतलब है एक वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल देखी वाटर की। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे एच एफ की। एच एफ में ये हमारे पास एच एफ है जी, हाइड्रोजन जो कि पार्शल पॉजिटिव है, और ये हमारे पास है फ्लोरीन जो कि पार्शल नेगेटिव है, और फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं। इसी तरह ये दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन है। फिर ये एक और मॉलिक्यूल है, उसका भी पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, और ये फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं। अच्छा, तो ये इस मॉलिक्यूल का, ये जो मेरे पास ये मॉलिक्यूल वन जो है, इसका पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूल 2 के फ्लोरीन के लोन पेयर के साथ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर रहा है। तो दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह मॉलिक्यूल 1 का जो फ्लोरीन है, उसका लोन पेयर मॉलिक्यूल 3 के पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर रहा है। तो दिस इज आल्सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब ये जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल 1, ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल रेशो निकालें तो ये एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। क्योंकि अगर मैं इस हाइड्रोजन बॉन्ड को इसके अंदर इस हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ इसके लिए, तो फिर ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल 3 का होगा। तो इसका मतलब है एक एच एफ का मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल।
1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर HF मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम एग्जांपल देख रहे हैं अमोनिया की। हाँ जी, अमोनिया में क्या है, अमोनिया में ये हमारे पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के पास ये एक लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन भी है। तो ये नाइट्रोजन एक और मॉलिक्यूल है उसका पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है उसके नाइट्रोजन का लोन पेयर। इसी तरह हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है, अच्छा इसको मैं मॉलिक्यूल 1 कह देता हूँ। ये मॉलिक्यूल 1 है, ये मॉलिक्यूल 2 है और ये मॉलिक्यूल 3 है। अच्छा, ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है। तो मॉलिक्यूल 1 का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो मॉलिक्यूल 2 के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर रहा है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह मॉलिक्यूल 1 का जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है वो मॉलिक्यूल 3 के नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर रहा है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल 1, वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, 2, लेकिन अगर मैं ओवरऑल रेशो निकालूं तो ये भी एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि अगर मैं इस हाइड्रोजन बॉन्ड को जो है ना समझ रहा हूँ कि वो इसका है, तो फिर ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड इसका है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। पर NH3 मॉलिक्यूल। नहीं बेटा, 3 के 3 हाइड्रोजन इस्तेमाल नहीं हो सकते, क्यों भला? हाँ जी, एक क्वेश्चन ये है कि अमोनिया के पास तो 3 पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, तो वो तीनों के तीनों क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेता? क्योंकि जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें नाइट्रोजन के पास 3 लोन पेयर नहीं है। अगर नाइट्रोजन के पास भी 3 लोन पेयर होते तो फिर तीनों हाइड्रोजन इस्तेमाल होते। चूंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ही एक है, तो लिहाजा वो सिर्फ एक पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन जो है उसके साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम इसी तरह फ्लोरीन के पास तो 3 लोन पेयर है, लेकिन उसके पास पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन सिर्फ एक है, तो एक पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एक ही लोन पेयर इस्तेमाल करेगा, बाकी 2 लोन पेयर जो हैं वो वेकेंट रहेंगे। लेकिन वाटर के केस में क्या था, वाटर के केस में ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर थे और इसके पास पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन भी 2 थे, तो सारे यूटिलाइज हो गए। कौन से कोवलेंट बॉन्ड्स? अमोनिया में कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं? 3 है जी सर, अभी हम उसकी तरफ आ रहे हैं। अब हम बात करने लगे हैं किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट सबसे ज़्यादा है। जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लोन पेयर का होना ज़रूरी है। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा डेवलप हो रही है? तो अभी हमने वो उसकी बात की कि वाटर का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एक्सटेंट का मतलब है कि वो एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो सबसे ज़्यादा एक्सटेंट है वाटर में, तो वाटर में एक्सटेंट सबसे ज़्यादा है। वाटर का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। उसके बाद HF का एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, और HF और अमोनिया में बराबर ही है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि HF में अमोनिया से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंट है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। वैसे HF का एक मॉलिक्यूल भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और अमोनिया का एक मॉलिक्यूल भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो इनमें एक्सटेंट तो वैसे बराबर ही है, लेकिन हम HF में थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर।
ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है हाइड्रोजन और फ्लोरीन का, तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा एच में। उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, उससे कम हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वाटर में, और उससे भी कम होगा अमोनिया में। तो इसका मतलब है एच का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट उससे कम होना चाहिए, और अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट उससे भी कम होना चाहिए। लेकिन अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की रेंज बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाता है हमारे पास, कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, उससे ज़्यादा उससे कम होता है एच का, और उससे कम होता है अमोनिया का। हालांकि एच का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए था वाटर से, क्योंकि एच में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है फिर एच से, क्योंकि वाटर का एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, जबकि एच का एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो दो बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। दैट्स वाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और एच का उससे कम है 19.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और अमोनिया का उससे भी कम है -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा जी, अब एप्लीकेशंस क्या हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अच्छा, एप्लीकेशंस चलो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने कंपेयर करना है। अच्छा जी, अब मैं स्ट्रेंथ जो है वो कंपेयर करने लगा हूँ। अच्छा जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड इज, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए 15 to 40 किलो जॉल्स पर मोल। जबकि कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए हमें मिनिमम, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक कोवलेंट बॉन्ड, ये पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इज 150 to 1100 किलो जॉल्स पर मोल। तो ऊपर हमने क्या बात की थी, कितने टाइम्स वीकर है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो 20 टाइम्स वीकर है कोवलेंट बॉन्ड से। अच्छा जी, अब हम ज़रा ना स्ट्रेंथ को कंपेयर करने लगे हैं। जितनी भी हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ी हैं उन तमाम को हम कंपेयर करने लगे हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है और सबसे कम किसकी है। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं वो हैं आयन डाइपोल फोर्सेस, जो कि एक आयन है और दूसरा डाइपोल है। आयन पे कंप्लीट चार्ज है, एक आयन के ऊपर कंप्लीट चार्ज है, तो जिस पे कंप्लीट चार्ज होता है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स डेवलप करता है। तो आयन डाइपोल फोर्सेस सबसे ज़्यादा होंगी, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। उससे वीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उससे वीक है
डाइपोल डाइपोल फोर्सेस उससे वीक हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और उससे भी वीक है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है जी, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स का। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सबसे पहली एप्लीकेशन है जी स्ट्रक्चर ऑफ आइस, आइस का स्ट्रक्चर। तो हम ये कहते हैं ना कि आइस जो है वो सरफेस पे फ्लोट करती है, क्यों आइस नीचे ही क्यों नहीं बनती, आइस ऊपर क्यों आ जाती है? फ्रेश वाटर रिवर्स लेक्स में आइस ऊपर ही क्यों होती है, नीचे क्यों नहीं होती? तो दिस इज फॉर्चुनेट फॉर अस। नॉर्मली क्या होता है, तो क्वेश्चन ये है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, व्हाई? अच्छा, इस बात को समझना है हमने। ये मेरे पास एक टेम्परेचर रेंज है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस बनती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर अच्छा नॉर्मली हमें पता है किसी भी चीज़ को जब हम हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होती है। किसी भी चीज़ को जब हम हीट करते हैं तो वो क्या होती है, एक्सपैंड होती है। और जब हम कूल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होती है। हीट करने से क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस ब्रेक होती हैं, मॉलिक्यूल दूर जाते हैं, वो एक्सपैंड होती है। कूल करने से क्या होता है, फोर्सेस और स्ट्रॉन्गर होती हैं, मॉलिक्यूल करीब आते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। वाटर के साथ भी यही मामला है, लेकिन बिटवीन 4 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 और 100 के दरमियान, अगर आप 4 से 100 की तरफ जा रहे हो तो वाटर एक्सपैंड होगा नॉर्मली, जिस तरह बाकी सारे हैं। और 100 और 4 के दरमियान अगर आप वाटर को कूल करोगे तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट होगा। लो भी लेट्स से कि हमारे पास एक वाटर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और मैंने उसकी आइस बनानी है। सॉरी। तो मैं वाटर को कूल कर रहा हूँ, तो मैं जब वाटर को कूल कर रहा हूँ तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 4 तक जो है ना वो वाटर कॉन्ट्रैक्ट होगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने से मुराद है कि वॉल्यूम कम होगा। वाटर ने जितना कॉन्ट्रैक्ट होना था वो हो गया, अब इससे ज़्यादा मज़ीद और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वॉल्यूम सबसे कम है। तो अगर इसका वॉल्यूम सबसे कम है तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये एक क्वेश्चन आता है, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब जब आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाते हो ना, तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट होने की बजाय एक्सपैंड होने लग जाता है। नॉर्मली जब आप लिक्विड से सॉलिड में आते हो, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो लिक्विड से जब आपने सॉलिड में आना है तो मॉलिक्यूल्स को तो करीब आना चाहिए। ठीक है, लिक्विड से जब आप सॉलिड में आते हो तो मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं, तो इसको भी करीब आना चाहिए। लेकिन वाटर का ये एनॉमलस बिहेवियर है, ये वाटर का एक डिफरेंट बिहेवियर है, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स करीब आने के बजाय और दूर हो जाते हैं। तो चूंकि वाटर एक्सपैंड होने लग गया और अल्टीमेट ज़ीरो पे आके वो आइस बन जाती है, तो चूंकि अब वो एक्सपैंड हुआ है तो अब उसका वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, तो वॉल्यूम ज़्यादा होने से डेंसिटी कम हो गई। दैट्स वाई आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, दैट्स वाई आइस सरफेस पे आ जाती है। तो ये वाटर का एनॉमलस बिहेवियर है। अब ऐसा क्यों होता है? बेसिकली क्या होता है, नॉर्मली मैं ये क्या कह रहा हूँ आपको,
इसमें समझने वाली बात है ही कुछ नहीं, ये तो हमने सिर्फ वाटर का बिहेवियर अंडरस्टैंड करना है कि जब हम वाटर का टेम्परेचर 4 से नीचे लेके आते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स करीब आने की बजाय और दूर हो जाते हैं, वाटर एक्सपैंड होने लग जाता है। एक्सपैंड होने से क्या होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, डेंसिटी कम होगी। दैट्स वाई आइस की डेंसिटी कम होती है। और वाटर के मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड क्यों होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, कि मॉलिक्यूल्स एक रेगुलर अरेंजमेंट में आ जाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। जब लिक्विड वाटर है, जब हम उसको आइस की फॉर्म में ले आते हैं तो फिर ये एक रेगुलर हेक्सागोन बन जाता है हमारे पास। तो आप देखो कि इसमें ज़्यादा स्पेस है, मोर स्पेस, इसमें मॉलिक्यूल ज़्यादा दूर है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट आ जाती है और ये एक ओपन स्ट्रक्चर बन जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस आ जाती है। और यही तो हम कहते हैं कि आइस जो है वो 9% ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, 9% मोर volume than water. Ice occupies 9% more space than water. ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ आइस है, ये जो आइस का एक ओपन सा स्ट्रक्चर बन गया, एक हेक्सागोनल अरेंजमेंट बन गई, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हुई है। तो ये मैं बातें लिख रहा हूँ यहाँ पे। आइस हैज hexagonal structure ice has 9% more empty spaces than water. आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ये हमने बात कर ली। आइस क्या है? अब वो जो फिशेस होती हैं और एक्वेटिक लाइफ होती हैं, वो आइस के नीचे अपनी लाइफ जो है वो उसको कंटिन्यू करती हैं, क्योंकि आइस जो है वो इंसुलेटर है। तो अंदर की हीट बाहर नहीं जाती, तो वो एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करती है। वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, एक और बात है, वो मैं क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद मैं लिखूँगा। अच्छा, इसके बाद में मज़ीद भी और एप्लीकेशंस जो हैं उनको लिखना है मैंने। अभी हम हेलोजन एसिड्स की बात करेंगे। अच्छा जी, अब हम बात करने लगे हैं हेलोजन एसिड्स की। हेलोजन एसिड्स हमारे पास कौन कौन से हैं? हेलोजन एसिड्स हैं हमारे पास HF, HCl, HBr और HI। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और सबसे वीक एसिड कौन सा है? पहले तो हमें पता होना चाहिए एसिड होता क्या है।
वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट करता है उसको हम एसिड कहते हैं, और जो जितनी आसानी से प्रोटॉन डोनेट करता है वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसमें जो सबसे आसानी से प्रोटॉन डोनेट करता है वो HI है। तो HI जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, उससे वीक है HBr, उससे वीक है HCl, और सबसे वीक एसिड है HF। अच्छा, बेसिकली ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है बॉन्ड पे। हाइड्रोजन और आयोडीन में वीक बॉन्ड है, ये आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये आसानी से अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है। जबकि HF में एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद है। तो इसलिए ये आसानी से प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता। तो HF जो है वो सबसे वीक एसिड है। ठीक है, तो ये ट्रेंड आपको याद होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की? क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स और डिटर्जेंट्स का जो क्लिनजिंग एक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। इसके अलावा जितने भी फूड मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स में चूँकि OH ग्रुप मौजूद होता है तो लिहाजा उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जी, मैं लिख देता हूँ, ये एसिडिक स्ट्रेंथ है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। फिर फूड मॉलिक्यूल्स के बाद पेंट्स और डाइज जो हैं उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो एडहेयर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जितने भी और बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं हमारे पास, प्रोटीन्स एंड DNA, उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। DNA में जो है ना हमारे पास एट गैरिसन कॉलेज A और T के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, G और C के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड DNA का जो डबल स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। A और T के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, G और C के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। प्रोटीन्स का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। अच्छा, अब पानी की जो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, यानी कि वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो ज़्यादा है। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करने के बाद अपना टेम्परेचर रेस करता है। यही तो वजह है कि जो ऐसे एरियाज जो समंदर के पास होते हैं वहाँ पर मॉडरेट वेदर होता है। क्यों? दिन के टाइम जो एक्स्ट्रा हीट होती है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ख़ुद अपना टेम्परेचर इतना रेस नहीं करता। और रात के टाइम जब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है तो वो पानी अपनी हीट रिलीज़ कर देता है, तो फिर सराउंडिंग का भी टेम्परेचर मॉडरेट हो जाता है। तो यही वजह है कि जो सिंध है वहाँ पर मॉडरेट वेदर होता है, एक्सट्रीम वेदर्स नहीं होते। तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है 4.18 जाउल्स पर ग्राम पर केल्विन। जबकि एथेनॉल की कितनी है? एथेनॉल की है 2.46 जाउल्स पर ग्राम पर केल्विन। और इसी तरह कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं,
वो पानी में डिजॉल्व होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, जैसे कि अल्कोहल पानी में डिजॉल्व हो जाती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि हमारे पास ये वाटर का मॉलिक्यूल है HOH, और ये हमारे पास अल्कोहल है ROH। तो इसका पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लोन पेयर, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्कोहल वाटर में डिज़ोल्व हो रही है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हर वो स्पीशी जिसके पास OH है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर रही है, तो वो वाटर में डिज़ोल्व होगी। ठीक है बच्चों, तो ये थी जी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब हम चल रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ। The measurement of the extent to which electronic cloud is distorted is termed as। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किस हद तक डिस्टॉर्ट हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है, इस मैयर को हम क्या कहते हैं। ये हमने बात की थी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस में। जिस हद तक एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब हो सकता है, ये उसकी पोलराइजेबिलिटी होती है, उतना वो पोलर हो सकता है। जितना उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब हो सकता है उतना ज़्यादा वो पोलर हो सकता है। राइट आंसर इज पोलराइजेबिलिटी। हाँ जी, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन ऑक्टेन मॉलिक्यूल्स। ऑक्टेन क्या है? C8 हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, ऑक्टेन C8H18 8 कार्बन वाली एल्केन है। तो ये बेसिकली एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो इसमें कौन सी फोर्सेस मौजूद होंगी? इसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होंगी। डायपोल डायपोल तो नहीं हो सकती क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं हो सकती क्योंकि ना तो इसमें ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है, ना फ्लोरीन है। डी बाय फोर्सेस नहीं हो सकती क्योंकि डी बाय के लिए एक पोलर दूसरा नॉन पोलर होना चाहिए, जबकि ये इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर हैं। तो ये लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस डेवलप करेगा। हाँ जी, नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड बोथ आर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ SO2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ CO2। अच्छा, CO2 और SO2 दोनों में तीन तीन एटम है। CO2 में भी तीन एटम है, SO2 में भी तीन एटम है, लेकिन SO2 की जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो ज़्यादा है CO2 से। क्यों? क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्योंकि SO2 का ग्रेटर साइज है, क्योंकि SO2 जो है वो पोलर है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉन पोलर है। SO2 जो है वो ज़्यादा एसिडिक है जबकि CO2 जो है वो कम एसिडिक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा वैलिड बन रहा है वो क्या होगा? आपने इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस को देखना है। जो पोलर सब्सटेंसेस होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं और जो नॉन पोलर होते हैं उनमें वीक फोर्सेस होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। मतलब वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये भी इसका डायपोल और इसका डायपोल एक दूसरे से कट जाता है, तो ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसका स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है, तो इसके डायपोल कैंसल आउट नहीं होते क्योंकि इसका स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है। तो इसके डायपोल कैंसिल नहीं होते, तो लिहाजा ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो SO2 एक पोलर मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसीलिए SO2 की जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो ज़्यादा है।
अच्छा जी, अब एक एक्सेप्शन है, क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से किसका लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट है? अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है, हम बात कर रहे हैं हाइड्राइड्स। मेरे पास हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 5A के, मेरे पास हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 6A के, और मेरे पास हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 7A के। ग्रुप 5A के हाइड्राइड्स हैं NH3, PH3, ASH3, SPH3, BiH3। इसी तरह हमारे पास हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 6A के, दैट इज़ वाटर, H2S, H2SE, H2TE एंड सो ऑन। इसी तरह मेरे पास हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 7A के, HF, HCl, HBr और HI। तो आपने याद रखना है, इन ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं, इन सब का जो पहला मेंबर है वो एक्सेप्शन है। इन सब का जो पहला पहला जो हाइड्राइड है वो एक्सेप्शन है, क्योंकि अमोनिया भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर रहा है अपने ग्रुप में, बाकी और कोई शो नहीं कर रहा। वाटर भी अपने ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, और HF भी अपने ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। तो लिहाजा इनका अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, बाकियों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो इनमें चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक एडिशनल फोर्स है, तो उसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट बाकी जो हाइड्राइड्स हैं उनसे ज़्यादा है, अपने ग्रुप के जो बाकी हाइड्राइड्स हैं उनसे ज़्यादा है। तो ये तो आ गई हमारे पास एक्सेप्शन। तो यहाँ पे आप लाइन लगा दो। अब आप यहाँ से दोबारा स्टार्ट करो। तो अब आप PH3 से नीचे की तरफ आओगे और देखोगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। क्या? NH3 का अपने ग्रुप के जो बाकी हाइड्राइड्स हैं, ग्रुप 5 के जो हाइड्राइड्स हैं, बाकी हाइड्राइड्स उनसे ज़्यादा है। अच्छा, फिर यहाँ पर आप H2S से नीचे की तरफ आओगे, यहाँ आप HCl से नीचे की तरफ आओगे। तो टॉप टू बॉटम क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो अब इनमें जो ट्रेंड पाया जाएगा, टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो उन इनके पहले पहले हाइड्राइड को आप लोग निकाल दोगे, अमोनिया वाटर HF को निकाल के अब आप ट्रेंड देखोगे, टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो हम बात कर रहे थे ग्रुप 7 के हाइड्राइड्स की, तो HF का सबसे ज़्यादा, और HCl से आप स्टार्ट कर रहे हो, HCl से नीचे की तरफ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है HCl का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। राइट आंसर इज बीटा, HCl। इसी तरह इनमें H2S का सबसे कम है, इनमें PH3 का सबसे कम है। What is the temperature of water below the ice? आइस के नीचे वो ठीक है, लेकिन मैं वैसे आपको ट्रेंड बता रहा हूँ। आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप SbH3 का बताओ,
मैं आपको नॉर्मल ट्रेंड बता रहा हूँ कि उनकी एक्सेप्शन आपने निकाल लेनी है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर बिलो द आइस, आइस के नीचे जो पानी होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -4 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री सेंटीग्रेड? हाँ जी, तो आइस के नीचे जो पानी है उसका टेम्परेचर कितना होगा? हम ये कहते हैं वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ होती है? तो अगर आपने वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है ना आइस से, तो उसकी डेंसिटी अगर आइस से ज़्यादा है तो वो किस टेम्परेचर पर होगी? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर जो नीचे वाला वाटर है उसका भी टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो उसकी तो डेंसिटी कम हो जाएगी, फिर तो वो भी ऊपर आ जाएगा। तो चूंकि वाटर ने ज़्यादा डेंसर रहना है, वाटर ने आइस से ज़्यादा डेंसर रहना है, तो इसीलिए उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए। और कितना होना चाहिए? चूँकि उसकी डेंसिटी आइस से ज़्यादा होनी चाहिए और वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आइस के नीचे जो पानी होता है उसका टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट आंसर इज डेल्टा। ठीक है बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस किया।